Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBM IC Blare. Students, today we are going to study our second chapter in history of class 7th, that is New Kings and Kingdoms. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। क्या नाम है? न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आप सभी जानते हैं किंग की मीनिंग क्या होती है? राजा को बोलते हैं, किंगडम उस राजा का साम्राज्य। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरा थोड़ा हम टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए, अभी तक हम क्लास 6 में हमारी हिस्ट्री पढ़ते आए हैं। क्लास 6 में जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है वो हमारी हिस्ट्री कहलाती है एंशिएंट हिस्ट्री। क्या कहलाती है? एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 6 की हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री को जो हमने पढ़ने की शुरुआत करी थी, तो पढ़ने की शुरुआत हमने कहाँ से करी थी? हमने उसमें बात करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा। इसके अलावा हमने वैदिक एज को पढ़ा। वैदिक एज के बाद हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा। बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद हमने अशोक की जो डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। और मौर्यन डायनेस्टी के बाद और बहुत सारी डायनेस्टी आई, लेकिन जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थी वो थी गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो बेसिकली क्लास 6 में जब हमने हमारी हिस्ट्री पढ़ी थी तो वो हमने हमारी हिस्ट्री जो पढ़नी स्टार्ट करी थी वो करी थी 10,000 BC से लेकर 700 AD तक। 700 AD तक, या फिर आप इसे कह सकते हैं 600 AD तक। इस टाइम पीरियड की हिस्ट्री हमने क्लास 6 में पढ़ रखी है। अब हम क्लास 7th में आए हैं, नई क्लास है, तो इस क्लास में हम 600 AD से लेकर लगभग 1700 AD तक इतने पीरियड की इंडिया की हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने वाले हैं? 600 AD से लेकर 1700 AD तक हमारे देश में जो जो घटनाएं हुई उनको हम कवर करने वाले हैं। तो अगर बात करी गई है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में, तो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की बात कौन से पीरियड की होगी? इस पीरियड के बारे में बात करी जाएगी जो 600 से लेकर 1700 AD तक जो भी नए नए किंगडम्स आएंगे उनके बारे में बात करी जाएगी। और ये आपकी किताब में जो आगे जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आप उनका एक तरीके से इसे ओवरव्यू भी मान सकते हैं। अब देखिए, किंगडम कैसे बनते हैं। मान लो कोई राजा है, किंग का नाम दे देते हैं हम ए। किंग कौन है? ए। अब ये राजा है इतने एरिया का, इसके पास कोई इतने एरिया का राजगद्दी है। ठीक है, अब ये अपने यहाँ का ये जो ए है, एक किंग ए जो है उनकी ये एरिया है। इनके बराबर में दूसरा कोई राज चल रहा है, इधर किसी और का राज है, इधर किसी और का राज है, यहाँ पर किसी और का राज है, यहाँ पर किसी और का राज है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं ये राजा, अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे राजा अपने सोल्जर्स को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, अपने राज्य को समृद्ध करने की कोशिश करते हैं। अब राजा धीरे धीरे क्या करते हैं, जब राजा सोचते हैं कि अब हमने हमारी सेना को मजबूत बना लिया है, तो राजा क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे और पास में हमारे चारों तरफ कौन सा साम्राज्य कमजोर है, कौन सा किंगडम, कौन सा साम्राज्य, कौन सा किंगडम कमजोर है। अब अगर ये कमजोर है तो इस पे अटैक कर लिया, ये अपने अंडर ले लिया। ये कमजोर है, इस पर भी अटैक कर लिया, इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और धीरे धीरे जब एक बहुत बड़े एरिया को जब कोई राजा अपने कंट्रोल में ले लेता था तो उसे कहते थे किंगडम। क्या कहते थे? उसे कहते थे किंगडम। हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है? साम्राज्य। हिंदी में क्या कहा जाता है? साम्राज्य। तो किंग राजा को कहते हैं। राजा एक छोटी जगह का भी हो सकता है, लेकिन जब वह छोटी जगह का राजा अपने एम्पायर को काफी बड़ा कर लेता था तो उसे हम क्या कहते थे? उसे हम किंगडम कहते थे। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर को कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे। पहला पॉइंट जो है हमारा, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी।
इमरजेंस, मतलब नई नई डायनेस्टी कैसे बनी। देखो हमने किंग के बारे में बात करी, उसके बाद किंगडम के बारे में हमने समझा। अब ये समझेंगे कि डायनेस्टी क्या होती है। अब क्या समझेंगे हम, डायनेस्टी क्या होती है। देखो अभी हम किंग ए का एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे। मान लो किंग ए राजा बने, इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया, साम्राज्य को खूब बढ़ा दिया। अब इनके बाद जो राजा बनेगा वो राजा का बेटा बनेगा। मान लो किंग ए का बेटा है बी, ये राजा बना, उसके बाद कोई राजा बना सी, उसके बाद राजा बना डी, उसके बाद राजा बना ई। तो ये पूरी एक डायनेस्टी हो गई। पूरी क्या हो गई, ये डायनेस्टी हो गई। पूरे परिवार का जो परंपरागत तरीके से ये राजपाट चलता आ रहा है, तो ये एक पूरी डायनेस्टी हो गई। तो अब इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, नई डायनेस्टी कैसे बनी। देखो अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, तो आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर एक मैप देखेंगे, आप इस समय अपनी स्क्रीन पर एक इंडिया का मैप देखेंगे और उस मैप को देखेंगे। उस मैप में अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ें दिखाई गई, अलग अलग कलर से अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। आप देखेंगे कि लाइट ग्रीन कलर से चहामनास लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे चहामनास। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो आप पिंक कलर में देखेंगे पालास। उसके अलावा जब आप देखेंगे थोड़ा डेक्कन वाले रीजन में, साउथ इंडिया वाले रीजन में, तो सबसे नीचे आप देखेंगे चेरास, पांड्यास और चोलास, 3 किंगडम हैं। उसके अलावा आप देखेंगे उसके थोड़ा ऊपर आप देख रहे होंगे राष्ट्रकूट, उसके थोड़ा ऊपर क्या देख रहे होंगे आप, राष्ट्रकूट। तो ये बहुत सारे किंगडम हैं, ये किंगडम हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जगह जगह ये किंगडम इमर्ज हुए। तो ये अलग अलग किंगडम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे किंगडम्स में इस पीरियड में हमारे इंडिया डिवाइड हो गया था। अब हम बात करेंगे कि नई डायनेस्टी कैसे बनती थी। नई डायनेस्टी कैसे बनते थे, देखिए हमारा किंग होता है, तो किंग का एरिया, मान लो एक बहुत बड़े एरिया पे किंग क्या कर रहा है, राज कर रहा है। मान लो ये काफ़ी बड़ा सा एरिया है, इस एरिया पर किंग को राज करना है, ठीक है। किंग साहब बैठे हुए हैं हमारे यहाँ एक कुर्सी पे। तो किंग क्या करता था, छोटे छोटे एरिया में अपने जो साम्राज्य को, अपने किंगडम को कुछ छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देता था। छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके वहां पर बिठा दिया करता था वो समानथास को। किसे बिठा दिया करता था, समानाथास को बिठा दिया करता था। और वो समानाथास क्या करते थे, देखो समानाथास कौन होते थे, ये होते थे लैंडलॉर्ड, जमींदार लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे। क्या कह दिया करता था, देखो इन्हें एक एरिया दे दी कि इतने एरिया को आप संभालो, इतने एरिया को आप संभालो। अब ये क्या करते थे उस एरिया में जो टैक्स कलेक्शन होगा, उस एरिया में जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा वो कौन करेंगे, वो करेंगे ये समानाथास, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, एक राजा हुआ करता था। राजा पूरे एरिया में खुद से राज नहीं करता था, तो पूरे एरिया में, अपने पूरे किंगडम में अपने लोगों को बिठा दिया करता था, ताकि वो उसका किंगडम अच्छे से चल पाए। हर जगह उसका एक आदमी बैठा हो। अब किंगडम में लोगों को बिठा दिया करता था, वो कौन होते थे, वो होते थे लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड को ही क्या कहा जाता था, समानाथास। क्या कहा जाता था, समानाथास, ठीक है। धीरे धीरे इन समानाथास के पास आने लगा पैसा, समानाथास के पास आने लगी पावर। अब पावर कैसे आएगी, टैक्स कलेक्शन का काम कौन कर रहा है, समानाथास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पैसा इनके पास आ रहा है। धीरे धीरे जब पैसा इनके पास आ रहा है तो ये एक अपनी छोटी सी आर्मी भी बना लेते थे। छोटी सी क्या बना लेते थे, ये आर्मी बना लेते थे। अब ये आर्मी का क्या काम होता था, इस आर्मी का काम होता था किंग की मदद करना। किंग को जब भी आर्मी की जरूरत हो, किंग जब भी किसी से लड़ने जाता था तो उसे आर्मी की जरूरत होती थी। उस समय ये समानाथास जो थे पैसे से भी किंग की मदद करते थे, आर्मी से भी मदद करते थे। और बदले में किंग क्या करता था, इन्हें लैंड दे दिया था कि इतनी जगह पर आप राज करोगे और आपका राजा मैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इनके पास पैसा आने लगा, पावर आने लगी,
तो एक कहावत है इंग्लिश में, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जैसे जैसे इंसान के पास पावर आती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। इनके पास पावर भी आई, पैसा भी आया, तो इन्होंने खुद को समानार्थास की जगह क्या घोषित कर दिया कि अब हम हैं महासमानार्थास। हम क्या हैं? महासमानार्थास। क्या है? महासमानार्थास। अब महासमानार्थास डिक्लेयर कर दिया, यही नहीं रुके ये। अब जब इनके पास और ज्यादा पावर आ गई तो अब ये कहने लगे कि भैया हम इंडिपेंडेंट हैं। हम क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं। हम किसी राजा को नहीं मानते, हम खुद राजा हैं, ये हमारा एरिया है, हम राजा हैं, और राजा को कोई दिक्कत है तो आगे हमसे लड़ ले। जब इन्हें लगने लगता था कि ये राजा से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, राजा से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तब ये क्या कह देते थे कि हम हो गए इंडिपेंडेंट। अब हम किसी से दबके नहीं रहेंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, अब राजा हैं हम। राजा कौन है? हम। तो ये इनका केस था। अब आप कहेंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता होगा, राजा इन्हें मार देता। तो ऐसा एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रकूट। आपने राष्ट्रकूट का नाम सुना है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट ये एक डायनेस्टी बनी, ये एक डायनेस्टी बनी थी। और डायनेस्टी को बनाने वाले कौन थे? इस डायनेस्टी को बनाने वाले थे दंती दुर्गा। मैंने कहा राष्ट्रकूट एक डायनेस्टी बनी, इसको बनाने वाले थे दंती दुर्गा। और ये जो दंती दुर्गा जो थे, ये दंती दुर्गा जो थे, ये क्या थे? ये भी एक समानार्थास थे। किसके? चालुक्यस ऑफ कर्नाटक। एक डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय, चालुक्य ऑफ कर्नाटक। उनके हुआ करते थे ये समानार्थास। धीरे धीरे जैसे इनकी पावर बढ़ने लगी वैसे ही इन्होंने क्या करना क्या कह दिया कि हम राजा को नहीं मानते, हमारा अपना राज चल रहा है। देखिए अब ये राजा बने, लेकिन उस समय क्या था? उस समय लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरीके का था कि वो क्षत्रिय के अलावा किसी और को अपना राजा मानने को तैयार नहीं होते थे। क्षत्रिय के अलावा, आपने पिछले साल पढ़ा था ना, हमारा समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम युद्ध लड़ना या राजा बनते थे, वैश्य खेती करते थे या व्यापार करते थे, और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। तो ये क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक रिचुअल कराया, एक हवन टाइप का होता था जिसे कहते थे हिरण्यगर्भा। क्या कहते थे? हिरण्यगर्भा। जिसके बाद ये माना जाता था कि इंसान का पुनर्जन्म सा हो जाता है और वो क्षत्रिय बन जाता है। एक धर्म, एक रिचुअल कराया जाता था जिसे कहते थे हम हिरण्यगर्भा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? थोड़ी सी बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। किंगडम में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। देखो, जो किसी भी किंगडम में राजा राज करते थे तो राजा का ना बड़ा शौक होता था अच्छे अच्छे नाम लेने का, अपने लिए अच्छे अच्छे नाम लेने का। जैसे किंग जो हुआ करता था वो कुछ टाइटल लेते थे। टाइटल क्या होते थे? जैसे विक्रमादित्य, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, महाराजाधिराज, त्रिभुवम, एक टाइटल लेते थे वो, त्रिभुवम चक्रवर्तन। टाइटल क्या होता था? त्रिभुवन चक्रवर्तन। देखिए, महाराजाधिराज का क्या मतलब होता था? राजाओं का भी राजा, महाराजा, मतलब राजाओं का भी राजा किसे कहा जाता था? महाराजाधिराज को। त्रिभुवन चक्रवर्तन किसे कहा जाता था? जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होता है? हिंदू में 3 लोक माने जाते हैं, तो 3 लोकों का स्वामी त्रिभुवन चक्रवर्तन, ऐसे ऐसे टाइटल लिया करते थे। लेकिन जब बात आती थी एडमिनिस्ट्रेशन करने की, अपने राज्य को चलाने की बात आती थी, तो अपने राज्य को ये किसकी मदद से चलाते थे? समानार्थास की मदद से। इनकी मदद से ही अपने राज्य को चलाया करते थे। टाइटल ले रहे हो आप महाराजाधिराज का, राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तन, विक्रमादित्य, लेकिन समानार्थास की मदद से ही अपना साम्राज्य चलाते थे, किंगडम को चलाते थे, और शेयरिंग ऑफ पावर भी होती थी।
शेयरिंग ऑफ पावर, मतलब शक्ति का भी बंटवारा होता था, कुछ शक्ति इन्हें भी दी जाती थी, तो हम कह सकते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। बड़े बड़े नाम रख लिए, और जब राज्य चलाने की बात आ रही है तो आप किसकी मदद से राज्य चला रहे हो? आप राज्य चला रहे हो समानार्थास की मदद से। समानार्थास क्या होते थे? समानार्थास क्या होते थे? मैंने आपको अभी बताया ही, एक बड़े से एरिया में, बड़ा सा एरिया होता था, बड़े से एरिया में छोटी छोटी जगह पर समानार्थास को बिठा दिया जाता था, जिससे कि वो क्या कर पाए? एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। क्या कर पाए? एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए। देखो, अब कोई भी साम्राज्य जब चलाया जाता है तो साम्राज्य को चलाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसे की। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में नई सड़क बननी है, किससे बनेंगी? पैसे से। नए स्कूल खुलने हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, किससे बनेंगे? पैसे से। ठीक है, कोई जरूरत के हॉस्पिटल बनने हैं, किससे बनेंगे? पैसे से। रुपए की जरूरत होगी, मनी की जरूरत होगी, तो मनी हमारे देश में कैसे आता है? हम लोग टैक्स देते हैं। वैसे ही इस समय पर भी क्या दिए जाते थे? टैक्स दिए जाते थे। अब वो टैक्स किस तरीके के होते हैं? अब जरा आप अपने फोन में अपनी स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे, एक टर्म है 400 टैक्सेस। देखिए, द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज बेटी, taken not in cash but in the form of forced labor and kadamai or land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm trees, a cess on succession to family property, etc. Are any such taxes collected today? तो ये कहा गया है कि एक चोलास का जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये जानकारी दी गई है कि उस समय पर 400 ऐसे वर्ड्स थे, 400 अलग अलग वर्ड्स का या टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था उस समय के टैक्सेस को बताने के लिए। 400 अलग अलग टर्म्स किसके लिए? टैक्सेस के लिए। अब आप सोच सकते हैं कितने प्रकार के टैक्सेस होंगे। यहां तक कि अगर किसी को अपना घर बनाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, किसी पेड़ पर सीढ़ी लगाकर चढ़ना है तो टैक्स देना पड़ेगा, किसी के पिता की मृत्यु हो गई है और उसकी जमीन उसके नाम पर आनी चाहिए लेकिन जमीन नाम पर आएगी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत तरीके के टैक्सेस थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आज भी कुछ इस तरीके के टैक्सेस हैं? ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज क्या होती हैं? देखो जी, प्रशस्तीज जो होती हैं वो एक कॉपर प्लेट पर लिखी जाती थी। कॉपर प्लेट पर प्रशस्ति को लिखा जाता था, और प्रशस्ति क्या होती थी? वो जानकारी देती हैं हमें, ऐसी जानकारी जो जरूरी नहीं है कि सच हो, ऐसी जानकारी जो जरूरी नहीं है सच हो। जानते कैसे? देखो, कोई भी किंग होता है, मान लो कोई भी किंग है, तो किंग के अंडर उस समय सबसे ज्यादा जो पड़े हुए होते थे वो होते थे ब्राह्मण्स। क्या होते थे सबसे ज्यादा पड़े हुए? ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स या तो संस्कृत भाषा का यूज करते थे या किसी और रीजनल लैंग्वेज का, जो क्षेत्रीय भाषा होती थी, उस रीजनल लैंग्वेज का यूज करके प्रशस्ति को लिखा करते थे। किसे लिखा करते थे? प्रशस्ति को। देखो, अब इनमें प्रशस्ति में क्या लिखा जाता था? इनमें प्रशस्ति में लिखा जाता था कि राजा का राज्य कैसा है, राजा ने किस किस से युद्ध लड़ा, राजा ने किससे युद्ध लड़ा, किससे जीता, किससे हारा। अब ये ब्राह्मण जब प्रशस्ति लिखते थे, अगर ये अच्छी प्रशस्ति लिखते थे तो इन्हें मिलते थे गिफ्ट्स। इन्हें क्या मिलते थे? गिफ्ट्स। उस समय गिफ्ट्स कैसे होते थे? इन्हें जमीन दे देते थे राजा दान में कि लो भैया ये जमीन तुम्हारी, तुम राज करो। अब अगर किसी ब्राह्मण को प्रशस्ति लिखने में, राजा की तारीफ करने में अच्छी प्रशस्ति कौन सी होगी राजा के लिए? अब आप लोग हैं, आपके लिए कौन सा रिश्तेदार आपके रिश्तेदार होते हैं? आपका कौन सा रिश्तेदार आपके लिए अच्छा लगता होगा आपको? जो आपके लिए चॉकलेट लाता हो, जो आपकी बहुत तारीफ करता हो, आपको एक अच्छा बच्चा बताता हो, वही तो अच्छा लगेगा ना। तो ब्राह्मण भी प्रशस्ति में तारीफ करते होंगे राजा की। अब राजा की जब तारीफ हो रही है तो राजा खुश होकर दे देते थे इन्हें गिफ्ट, राजा खुश होकर इन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे। तो ब्राह्मण जरूरी है कि सच्चाई लिखते होंगे?
जरूरी है। अब प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि राजा अपने आप को किस तरीके का दिखाना चाहते थे। राजा अपने आप को किस तरीके का दिखाना चाहते थे। जैसे किसी प्रशस्ति में लिखा है कि ये राजा बहुत महान थे, बहुत बलशाली थे, बहुत साहसी थे, चाहे वो डरपोक हो, तो प्रशस्ति में राजा ने अपने आप लिखवा दिया। ऐसे ही एक प्रशस्ति है नागभट्ट के ऊपर। किसके ऊपर प्रशस्ति है? नागभट्ट के ऊपर प्रशस्ति है। लिखा हुआ है मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्तिज। बहुत सारे रूलर्स प्रशस्तिज में अपनी अचीवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। आप इसका दूसरा पैराग्राफ देखिए। वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। ऐसी ही एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई है और ग्वालियर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है, उसमें लिखा हुआ है नागभट्ट के बारे में। ए प्रतिहारा किंग, एक प्रतिहार डायनेस्टी के राजा थे। कौन? नागभट्ट। उनके बारे में लिखा हुआ है। और उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? द किंग्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सैंधव, सिंध, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन बिफोर ही वॉज ए प्रिंस। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जो आंध्र प्रदेश के राजा थे, सिंध के राजा थे, विदर्भ के राजा थे। विदर्भ आज का जो विदर्भ का जो रीजन आता था उस समय महाराष्ट्र के अंदर आता था। विदर्भ के जो राजा थे, कलिंगा के जो राजा थे, उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, वो सब नागभट्ट के राजा बनने से पहले ही, नागभट्ट के राजा बनने से पहले ही उसके सामने झुक गए। आप सोच सकते हैं कोई राजा भी नहीं बना और उससे पहले ही कोई दूसरे जगह के राजा उसके सामने कैसे झुक सकते हैं। ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। उसने कन्नौज के राजा चक्रयुद्ध को हराया। ही डिफीटेड द किंग्स ऑफ बंगा। उन्होंने बंगा के राजाओं को हराया जो अनारता, मालवा, किरता, तुरुक्षु, बत्सा, मत्सा, मतलब इन्होंने इतनी सारी चीजें लिख दी कि इन्होंने यहाँ के राजा को हराया। तो जरूरी नहीं है इसमें सच्चाई हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं इसमें जो सच्ची ना भी हो। ठीक है बच्चों, अब हम हमारा अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है वारफेयर फॉर वेल्थ। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? वारफेयर फॉर वेल्थ। देखिए, वारफेयर फॉर वेल्थ, अब युद्ध जो होते थे किस लिए होते थे? युद्ध का जो हम सुनते आए हैं कि युद्ध क्यों इसलिए होता था? लैंड एक्सपेंशन के लिए युद्ध किया जाता था। लैंड एक्सपेंशन के लिए युद्ध किया जाता है। देखो हमारे गांवों में भी होता है लैंड एक्सपेंशन पे युद्ध। वो युद्ध कैसा होता है? मेड़ के ऊपर, कि तूने मेरी मेड़ काट ली, कि तूने मेरी काट ली, तो मेड़ के ऊपर भी युद्ध होता है गांव में। तो लैंड एक्सपेंशन के लिए युद्ध होता था, अपनी एरिया बढ़ाने के लिए युद्ध होता था। अब कोई भी एरिया बढ़ाने के लिए अपना युद्ध क्यों करेगा? देखो, एरिया जो होती थी वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेल्थ से। लैंड किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली वेल्थ से। अब समझने की कोशिश करो। अब कोई लैंड है, मान लो एक इंसान के पास 100 बीघा जमीन है, ठीक है। एक राजा के अंडर का जो लैंड आ रहा है, मान लो 1000 एकड़ का लैंड एक राजा के अंडर आ रहा है। 1000 एकड़ के एरिया का कोई राजा है, छोटा सा राजा है। दूसरा राजा है, उसके पास है 5000 एकड़ लैंड। तो हमने बात करी थी जो टैक्स जो लगाए जाते थे वो किस पर लगाए जाते थे? जमीन पर लगाए जाते थे। जमीन में जितनी पैदावार होती थी उसके हिसाब से राजा को शेयर जाता था। तो किसके पास ज्यादा टैक्स आएगा? 5000 वाले के पास ज्यादा टैक्स आएगा। किसके पास कम टैक्स आएगा? 1000 वाले के पास कम टैक्स आएगा। जब 5000 वाले के पास ज्यादा टैक्स आएगा तो स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा होगा? 5000 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। और कमजोर कौन होगा इसके मुकाबले? ये। अब मान लो ये दोनों हैं पड़ोसी, इनके पास 5000 एकड़ लैंड है, ये धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, इनकी सेना हो गई मजबूत। अब ये सोचेंगे यार अपने पास इतनी बड़ी सेना है, अपने पड़ोस में ये छोटा सा जो है, ये कमजोर सा जो राजा है, इसे हरा लो, इसकी लैंड छीन लो। उससे क्या होगा कि अब हमारे पास 6000 एकड़ लैंड हो जाएगी और इतनी लैंड से हम क्या कलेक्ट करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। क्या होगा?
पैसा ही पैसा, धन की बारिश हो जाएगी, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। तो इसलिए क्या हुआ करते थे ये वारफेयर फॉर वेल्थ। तो डायरेक्टली लड़ाई किस लिए होती थी? धन संपत्ति के लिए होती थी, पैसे के लिए होती थी, वेल्थ के लिए होती थी, और वेल्थ के लिए लड़ाई होती थी। और वेल्थ का मेन सोर्स उस समय क्या हुआ करता था? वेल्थ का मेन सोर्स उस समय हुआ करता था लैंड। देखो इस साल जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते थोड़ा और आगे, अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उस अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो वहां से हमारे यहाँ मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट होते हैं। मुस्लिम इन्वेजन मतलब मुस्लिम जो शासक थे उनका आक्रमण होना स्टार्ट होता है। मुस्लिम आक्रमण हमारे देश पर होने स्टार्ट होते हैं। उसका मेन कारण भी क्या था? उसका मेन कारण भी क्या था? वेल्थ। हमारे देश का एक टाइम था जब हमारे देश को कहा जाता था सोने की चिड़िया, और हमारा देश था भी। हमारे देश से बहुत सारा सोना लूट के विदेशों में चले गए, बहुत सारी धन संपत्ति विदेशी लूट के ले गए। इसके बावजूद भी हम आज की तारीख में भी इतने कोई गरीब नहीं है, इतने कोई गरीब नहीं है। बहुत सारे देशों से हमारी स्थिति अब भी अच्छी है, लेकिन ये हाल तब है जब हमसे बहुत सारी वेल्थ पहले से लूटी जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं हमारा देश कितना अमीर रहा होगा। तो इसका मुस्लिम इन्वेजन का कारण भी क्या था? वेल्थ था। इसके अलावा एक कारण था रिलीजियस, धार्मिक कारण। वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म फैले, इसलिए वो अटैक करते थे। देखिए अटैक्स ऑफ गजनी एंड गौरी। अटैक्स ऑफ गजनी और गौरी क्या है? वो भी यही चीज है। देखो 1025 एडी इसमें अटैक होता है गजनी का, और 1191 एडी में अटैक होता है मोहम्मद गौरी का। 1025 एडी में जो अटैक करता है कौन? मोहम्मद गजनी। गजनी जो अटैक करता है वो अटैक करता है सोमनाथ के मंदिर पे। ये माना जाता है कि उसने टोटल 17 बार अटैक किया, और 17 बार अटैक करके वो बहुत सारी धन संपत्ति यहां से लूट कर ले गया। गौरी ने अटैक किया 1191 में, पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, और फिर 1192 में वो दोबारा अटैक करता है। उस टाइम पे वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो आपको जो अगला चैप्टर की जो वीडियो मिलेगी, तो अगले चैप्टर की वीडियो में आपको इन टॉपिक पर काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखें, समझ में ना आए तो दोबारा देखें, कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं, और बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उनसे आप अपना काम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।